हेलो दोस्तों, आज की कहानी हमारे स्टोरी कलेक्शन की नंबर 1 कहानियों में से एक है। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था जो खेतीबाड़ी करके अपनी गुजर बसर करता था। परिवार में 4 भाई और 1 माँ होती है और उनके पास 2.5 बीघा ज़मीन होती है। पिताजी चारों भाइयों के बचपन में ही गुजर चुके थे। माँ ने किसी तरह पाल पोस कर बड़े किए। अभी शादी किसी की हुई नहीं थी। चारों मिलकर उस 2.5 बीघा ज़मीन पर खेतीबाड़ी करके अपनी जीविका चला रहे थे। आषाढ़ सावन का समय था। खेती निराई होने को आ गई थी। एक सुबह चारों भाइयों से माँ ने कहा, बेटा तुम लोग जाओ और खेती की निराई करना, मैं खाना तैयार करके खाना लाती हूँ। इतना सुनते ही चारों भाई खेती की निराई करने चल दिए और खेत में जाकर निराई करने लगे। निराई करते समय बड़े भाई ने समय बिताने के लिए अपने भाइयों से कहा, भाइयों क्यों ना आपस में कुछ मनोरंजक बातें की जाएं, जिससे काम भी हो जाएगा और समय भी कट जाएगा। इतना सुनते ही तीनों छोटे भाई बोले, क्या मनोरंजक बातें करेंगे भैया, हमारे पास तो कुछ ऐसी बातें हैं नहीं, आपके पास हो तो आप ही शुरू करिए। इस पर बड़ा भाई बोला, अगर आपके पास कहने को कुछ भी नहीं है तो तुम सभी लोग अपने अपने मन की बात ही कहो। तो तीसरे नंबर का भाई बोला, मन की बात? कैसी मन की बात? भैया हम सभी में आप सबसे बड़े हैं, तो सबसे पहले आप ही शुरू करिए। इतना सुनते ही बड़ा भाई बोला, ठीक है मैं ही शुरुआत करता हूँ। तो सुनो ध्यान से। भाइयों, मैं अगर बड़ा व्यापारी होता तो मेरे पास बहुत सारा धन होता, बड़ा कारोबार होता, ऐशो आराम होता और ज़िंदगी बड़े मज़े से कट रही होती। इसके बाद दूसरे नंबर के भाई का नंबर आया तो वह बोला, भाइयों अगर मैं ज़मींदार होता तो मेरी बहुत सारी ज़मीन होती, नौकर खेती कर रहे होते और मैं चौपाल पर हुक्का उड़ा रहा होता और पूरे गांव में लंबरदार ही लंबरदार हिलता। इसके बाद मन की बात में तीसरे नंबर के भाई का नंबर आया तो वह बोला, भाइयों मैं अगर उद्योगपति होता तो मेरे कारखाने चल रहे होते, नौकर कारखाने में काम कर रहे होते, मैं एसी गाड़ियों में घूम रहा होता, धन की कोई कमी नहीं होती और ऐशो आराम की ज़िंदगी कट रही होती। आखिर में जब चौथे भाई मदन का नंबर आया तो वह कुछ नहीं बोला। जब मदन कुछ नहीं बोला तो बड़े भाई ने पूछा, मदन तू भी अपने मन की बात बता। तो मदन बोला, नहीं भैया मैं नहीं बताऊंगा। बड़े भाई ने फिर पूछा, क्यों नहीं बताएगा? तो मदन फिर बोला, अगर मैं अपने मन की बात बताऊंगा तो तुम सभी लोग मुझे मारेंगे। तुझे मारेंगे? क्यों मारेंगे? अरे भाई यह तो समय पास करने के लिए, मन बहलाने के लिए मन की बातें हो रही हैं, इसमें मारने वाली बात कहाँ से आ गई? तो मदन बोला, नहीं भैया अगर मैंने अपने मन की बात बताई तो आप लोग मुझे सच में मारेंगे। तो बड़ा भाई कहता है, मनोरंजन की बात पर हम तुझे मारेंगे? नहीं नहीं, हम लोगों में से तुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा, तू अपने मन की बात बता। ठीक है नहीं मारेंगे तो सुनो, मैं एक राजा होता और मेरी 4 रानियां होती, जो एक मेरी हवा कर रही होती तो दूसरी खाना बना रही होती, एक खिला रही होती तो एक मेरे पैर दबा रही होती और मेरी हाथी घोड़ों के साथ सेना होती और मैं अपनी सेना और अपनी रानियों के साथ इस गांव में आता और अपने इसी 2.5 बीघा के खेत में अपनी सेना को ठहराता, जिससे सेना इस 2.5 बीघा के खेत को रटमट मार के रख देती, अर्थात उजाड़ के रख देती। मदन ने इतना ही कहा ही था कि तीनों भाई उसे पीटने टूट पड़े और पीटते हुए बोले, हरामखोर हमारे पास ले दे के यही 2.5 बीघा खेत है, इसी खेत पर हम सभी की जीविका चलती है और इसे तू उजाड़ने की बात कर रहा है। अब हम तेरे होश ठिकाने लगाते हैं। तीनों भाइयों ने मदन को मारने पीटने के बाद अपने से दूर कर दिया और मदन खेत के कोने में जाकर निराई करने लग गया और तीनों भाई एक साथ दूसरी तरफ निराई करने लग गए।
खाने का समय हुआ तो माँ खाना लेकर आ पहुँची और अपने बेटों में सबसे छोटे यानी मदन को अलग एक कोने में लगा देखकर तीनों भाइयों से पूछने लगी कि ये मदन वहाँ कोने में अकेला क्यों लगा है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं। तो तीनों भाइयों ने सारा वाकया माँ को बता दिया। जब माँ ने पूरा घटनाक्रम सुना तो मदन की बातों पर गुस्सा होकर उसके पास जाकर माँ ने भी रही सही कसर पूरी कर दी। माँ की मार खाते ही मदन अपने आप को अकेला और बेचारा समझने लगा और कुंठा से भर गया। जब आत्मीय पीड़ा सहन नहीं हुई तो सबको वहीं छोड़कर भूखा ही उनसे दूर जाने को चल दिया और पैदल ही चलते चलते एक शहर में पहुंच गया। शहर में पहुंचकर अपने गुजारे का साधन ढूंढने लगा। शहर में घूमते घूमते दोपहर हो गया लेकिन कोई ठिकाना नहीं मिला। भूखा और निराशा से भरा मदन किसी दूसरी जगह जाने को हुआ तो देखा कि एक साहूकार सामने से आ रहा था जिसे एक नौकर की ज़रूरत थी। मदन ने विनम्रता से पूछा, महोदय क्या आपको किसी नौकर की ज़रूरत है? अगर है तो मुझे रख लीजिए। इस पर साहूकार बोला, नौजवान पहले तो अपना नाम बताओ। तो मदन बोला, श्रीमान मेरा नाम मदन है। साहूकार बोला, देखो मदन, हमें हमारी बेटी के स्कूल जाने की तैयारी में होने वाले कामकाज के लिए एक नौकर की ज़रूरत है। काम है जैसे सुबह उसकी लिखने वाली पट्टी साफ करना, साथ में बस्ता लेकर स्कूल जाना और वापस अपने साथ लेकर घर आना, यही तुम्हारा काम होगा और इसके बदले में तुमको रहना खाना कपड़े मिलेंगे। अगर राजी हो तो कहो। इतना सुनते ही भूखा मदन करता भी तो क्या करता, उसने हाँ कह दिया और साहूकार के साथ उसके घर चला गया। और साहूकार ने सबसे पहले तो उसे खाना खिलाया और उसे काम समझा दिया। तो अगले दिन से मदन ने साहूकार की बेटी के स्कूल जाने की तैयारियां करने लगा, जिसमें उसने लिखने वाली पट्टी को साफ़ किया, बोर बनाया, कलम बनाई और उसके बस्ते को अपने कंधे पर टांगा और लड़की सुनैना के साथ स्कूल चल दिया। छुट्टी होने के बाद सुनैना के पट्टी और बस्ता कंधे पर टांगे और लड़की को लेकर घर वापस आ गया। यही उसकी ड्यूटी थी। सुनैना की पट्टी को साफ करने अर्थात मांजने के कारण साहूकार की बेटी सुनैना मदन को मदन ना कहकर पटमजना कहने लगी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और मदन साहूकार के यहाँ बना रहा। लड़की धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। आगे बढ़ते हुए लड़की के स्कूल में एक सेठ के लड़के राहुल से सुनैना के नैना लड़ गए। एक दिन लड़के ने लड़की से पूछा, सुनैना यह तुम्हारे साथ में जो आता है यह कौन है? तो सुनैना बोली, यह मेरे पिताजी ने मेरे स्कूल आने जाने में मेरी मदद के लिए फोकट का मजदूर रखा है। क्या मतलब? लड़के ने पूछा। तो सुनैना बोली, मतलब ये बिना तनख्वाह का नौकर। इस पर राहुल बोला, सुनैना हम तुम जो बातें करते हैं मिलते हैं, कहीं ये घर तो नहीं कह देता होगा? तो सुनैना बोली, घर तो जब कहेगा जब इसे सही गलत की समझ होगी। तो क्या यह बुद्धू है? राहुल ने पूछा। तो सुनैना ने जवाब दिया, हाँ यह बुद्धू ही है। कैसे? तो सुनैना बोली, अगर यह बुद्धू नहीं होता तो क्या रोटी कपड़ों पर यह नौकरी करता? इस तरह से मदन के बारे में सुनैना और राहुल अक्सर बातें करते और मदन दोनों की बातें बड़े ही मनोयोग से सुनता और अपने हृदय में रख लेता। दोनों के बीच और समय गुजरा तो दोनों युवा हो चुके थे और दोनों ने भाग जाने का मन बना लिया। तारीख और समय निश्चित हो गया। मदन दोनों की यह सब बातें हमेशा की तरह सुन रहा था। तो राहुल ने आजमाने के लिए सुनैना से कहा, सुनैना आज तुम्हारा ये जमूरा हमारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, कहीं घर जाकर कह ना दे। तो लड़की बोली, राहुल तुम इस बुद्धू की तरफ से निश्चिंत रहो, यह कुछ नहीं जानता, गंवार है और अगर फिर भी तुमको कोई संदेह है तो पूछ लो इसे क्या कहता है ये। तो राहुल ने मदन से पूछा, क्यों रे पटमंजना, हम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? तो मदन ने अपने आप को सच में बुद्धू दिखाते हुए कहा, मुझे मालूम है तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं सब जानता हूँ। तो राहुल ने फिर पूछा, तो बता हम क्या बातें कर रहे हैं?
तो मदन बोला, तुम दोनों यह कह रहे हैं कि इस पटमंजना पर पजामा फट गया है, इसे नया सिलवा कर देना है। इतना सुनते ही सुनैना बोली, देख लो राहुल, क्या कहा था मैंने। राहुल को भी यकीन हो जाता है कि पटमंजना वाकई बुद्धू है और दोनों पटमंजना की तरफ से निश्चिंत हो जाते हैं और आज रात को ही प्लान के मुताबिक भाग जाने का टाइम निश्चित कर लेते हैं। इधर स्कूल की छुट्टी होती है और पटमंजना लड़की को घर छोड़ता है और शौच का बहाना बनाकर घर से निकलता है और राहुल के पिता के पास पहुंचता है और दोनों के रात को भाग जाने के बारे में बताता है और कहता है, सेठ जी क्या आप अपने लड़के को जाने देंगे। तो सेठ लाल पीली आंखें दिखाते हुए कहता है, भला कोई बाप ऐसा चाहेगा तो ठीक है, जैसे ही राहुल घर आए तुम उसे कमरे में बंद कर देना और उसके एक जोड़ी कपड़े मुझे ला कर दे दो। राहुल के कपड़े लेकर मदन जंगल की ओर निकल गया और निर्धारित समय का इंतजार करने लगा। इधर सुनैना ने भी अपने पिता के घुड़सवार से 2 घोड़े, एक अपने लिए और एक राहुल के लिए भाग जाने के लिए तैयार कर रखे थे। जैसे ही रात्रि का समय हुआ, सब लोग सो गए तो मदन ने राहुल के कपड़े पहने और योजना के मुताबिक सुनैना के पास आ धमका और एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। सुनैना रात्रि होने के कारण और राहुल के कपड़ों में मदन को राहुल समझकर दूसरे घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे चल दी। सुनैना जब भी घोड़े को मदन के बराबर लाने के लिए एड़ लगाती, वैसे ही मदन भी अपने घोड़े में एड़ लगा देता और आगे निकल जाता, जिससे कि पहचानने की गुंजाइश ही ना बचे। घोड़ों पर दोनों सरपट भागे चले जा रहे हैं। रात भर चलने पर बहुत लंबे निकल जाते हैं और इधर धीरे धीरे दिन निकल आता है। दिन निकलने पर सुनैना मदन के पीछे से राहुल समझकर कहती है कि राहुल, रात भर के हारे थके हैं, भूख भी लगने लगी है, प्यास भी लगने लगी है, आप कहीं रुक जाओ। मदन आगे रुकने का इशारा करके फिर आगे बढ़ जाता है। सुनैना भी पीछे पीछे चली आ रही है। जब दिन पूरी तरह से निकल आया तो मदन ने एक शहर के किनारे अपने घोड़े को रोक दिया, जिससे कुछ खाने पीने को लाया जा सके, और घोड़े से उतरकर खड़ा हो गया। सुनैना जब मदन के पास पहुंची तो मदन का चेहरा देखते ही सुनैना के पैरों तले जमीन निकल गई और बोली, पटमंजना तू, राहुल की जगह पर तू कैसे। तो मदन बोला, ठीक वैसे ही जैसे मदन से पटमंजना बनाया। सुनैना, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम अपने घर वापस जा सकती हो। इतना सुनते ही सुनैना सोचने लगी कि आओ, मैं घर वापस जाने की तो रही नहीं, इसलिए जिस हाल में भी रहना होगा अब इसके साथ ही रहना होगा। और कहती है, पटमंजना तूने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही तुझे कभी स्वीकार करूँगी। हम साथ तो रहेंगे लेकिन एक दोस्त की तरह रहेंगे। तो मदन कहता है, और तूने जो किया है अपने माँ बाप के खिलाफ, तूने बहुत अच्छा किया है। इसके बाद सुनैना कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, बाजार जाकर कुछ ले आ। मदन बोला, क्या खाना चाहती है, क्या लेकर आऊँ। सुनैना ने कहा, कुछ ऐसा लेकर आना जो मैंने अभी तक ना खाया हो। ठीक है। इतना बोलकर मदन बाजार की ओर चल दिया। मदन ने बाजार में पहुंचकर सबसे पहले सुनैना की अभी तक ना खाने वाली चीज़ को ध्यान में रखते हुए काली गाजर खरीदी और रुमाल में बांध ली। इसके बाद उसने राजभोग मिठाई खरीदी, उसे भी अपने कपड़े में बांध लिया और वापस सुनैना के पास आ गया। सुनैना ने जब पूछा खाने को क्या लाया है, तो मदन ने सबसे पहले काली काली गाजरों को निकाल कर दिया। सुनैना ने काली गाजरों को देखा तो उसके आते पीते जल गए और बोली, यह क्या है। तो मदन बोला, यह वही है जो तूने मुझसे मंगाया, काली गाजर। क्या इन्हें तूने अभी तक खाया है। इतना सुनते ही सुनैना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मदन ने जब देखा कि सुनैना भरपूर गुस्से में है, फिर उसने राजभोग मिठाई का डब्बा निकाल कर दिया और बोला, यह लो, यह भी तुमने अभी तक नहीं खाया होगा। राजभोग मिठाई को देखकर सुनैना का गुस्सा छूमंतर हो गया और मुस्कुराते हुए बोली, पटमंजना तू सोचता तो है पर बाद में सोचता है। दोनों की पेट पूजा हो जाने के बाद सुनैना फिर कहती है कि पटमंजना
अब रहेंगे कहाँ, रहने का भी तो ठिकाना ढूंढ कर आ। तो मदन कहता है, कैसा मकान ढूंढ कर आऊँ? सुनैना कहती है, हवा महल के जैसा। ठीक है। इतना बोलकर मदन मकान ढूंढने चला जाता है। और जैसा कि सुनैना ने कहा था हवा महल जैसा, तो मदन ने आधा घंटे के लिए भेड़ पालने वाला खरक, जिसमें चारों तरफ से हवा आ रही थी, किराए पर लिया। इसके बाद मदन ने एक बहुत ही सुंदर महल किराए पर लिया, जो समुद्र के किनारे पर बना था, जिसमें समुद्र की ठंडी ठंडी हवा के साथ साथ समुद्र की वादियों का भी आनंद लिया जा सकता था। महल किराए पर लेने के बाद मदन वापस सुनैना के पास आ गया और बोला, चलो रहने का ठिकाना मिल गया है। और सुनैना को लेकर सबसे पहले वहाँ पहुँचा जहाँ उसने भेड़ों का खरक लिया था, और खरक के सामने खड़ा कर दिया और बोला, यह लो तुम्हारा हवा महल, जिसकी तुमने मांग की थी। देखो इसमें चारों तरफ से हवा ही हवा आ रही है। यह सब देखकर सुनैना को बहुत ही क्रोध आया, और जैसे ही मदन से कुछ कहने को हुई तो मदन ने रोकते हुए कहा, जरा ठहरो सुनैना, कोई बात नहीं, यह पसंद नहीं है तो दूसरी जगह और देखा है, वहाँ चलते हैं। मदन सुनैना को लेकर जहाँ समुद्र के किनारे महल लिया था वहाँ पहुँचा और बोला, सुनैना, यह तुम्हारे लिए कैसा रहेगा? महल और महल की जगह को देखकर सुनैना का दिल खुश हो गया और बोली, अरे पटमंजना, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम है। तू सोचता तो है, लेकिन बाद में। मदन और सुनैना आराम से महल में रहने लगे। मदन ने शहर में काम पकड़ लिया और सुनैना घर को संवारने लगी। कुछ दिनों बाद एक दिन सुनैना दोपहर बाद महल से कुछ ही दूरी पर बने एक बहुत ही सुंदर सरोवर में नहाने चली जाती है, जहाँ दिन में कुछ खास ही लोग आया करते थे। और उस तालाब में रात को 12 बजे परिस्तान से परियां स्नान करने आया करती थीं। सुनैना ने अपने कपड़े और गले का हार, जो कि घर से रुपया पैसा के साथ बेशकीमती हार भी लेकर भागी थी, उतारे और तालाब पर एक पेड़ के नीचे उसकी जड़ में रख दिए। और स्नान करने के बाद घर को देरी ना हो जाए, इसलिए जल्दी में कपड़े पहने और घर को चल दी। हार वहीं छूट गया। सुनैना को नहाने के बाद से लेकर शाम के समय तक हार की याद नहीं आई। शाम को मदन काम से आया और दोनों ने खाना पीना खाया और अलग अलग बिस्तर पर लेट गए। सोते समय सुनैना का हाथ जब गले पर गया तो सुनैना के होश उड़ गए, क्योंकि सुनैना के गले से हार नदारद था। गले में हार न पाकर सुनैना बेचैन हो उठी और मदन से कहने लगी, पटमंजना, मेरा एक काम कर दे, मेरे गले का हार उस तालाब पर छूट गया है, उसे ला दे। इतना सुनते ही मदन बोला, हार ला दे? इतनी रात गए? सुनैना, हार तेरा है, तुझसे छूटा है और लेने मैं जाऊं? क्यों, खुद जाकर क्यों नहीं ले आती? तो सुनैना बोली, पटमंजना, अगर दिन होता तो मैं खुद ही ले आती, लेकिन रात में मैं नहीं जा पाऊंगी, इसलिए तुझसे बोल रही हूँ। इतना सुनते ही मदन बोला, सुनैना, मैं हार लेने एक ही शर्त पर जाऊंगा। कौन सी शर्त? तो सुन, हार मिल जाने के बाद तू मुझसे कभी पटमंजना नहीं कहेगी और आज से मुझे अपना पति स्वीकार कर लेगी। बोल, शर्त मंजूर है? तो सुनैना बोली, ठीक है पटमंजना, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। इतना सुनते ही पटमंजना यानी मदन हार लेने तालाब की ओर चल दिया। रात का समय था, 12 बजने ही वाले थे कि मदन तालाब पर पहुंच गया। चांदनी रात थी। जैसे ही पेड़ के नीचे से हार को उठाया तो आकाश मार्ग से 7 परियां तालाब पर उतरती दिखाई दी। परियों को उतरते देख पटमंजना यानी मदन पेड़ की आड़ में छुप गया। परियों ने नीचे उतरने के बाद अपने वस्त्र उतारे और तालाब के किनारे रख दिए और स्नान करने तालाब में उतर गईं। उन 7 परियों में एक परी एक आँख से कानी थी। तालाब में स्नान करते समय कानी परी अपनी साथी परियों से बोली, बहनों, आज मुझे इस तालाब पर मनस्याद आ रही है। मनस्याद मतलब मनुष्य की बू। इतना सुनते ही साथी परियां बोली, हे कानी, तुझे यहाँ रात के 12 बजे इस वीरान जगह पर मनुष्य की बू कहाँ से आएगी? और यह बू तुझे ही आ रही है, हमें क्यों नहीं? तू कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी हो गई है। इस पर कानी परी बोली, बहनों, तुम नहीं मानती हो तो कोई बात नहीं। परियों को तालाब में नहाते हुए देख मौका पाते मदन हार को लेकर वहाँ से दौड़ पड़ा। कुछ ही दूर पहुँचा था कि कानी परी की नज़र पड़ गया और अपनी साथी परियों से बोली, देखो देखो बहनों, तुम मेरी बात नहीं मान रही थी, अब अपनी आंखों से देख लो, वह जा रहा है मनुष्य।
सातों परियों ने मदन को देखा तो परियों की मुखिया रानी परी ने अपनी साथी परियों से कहा, बहनों, इसने हमें तालाब में नहाते हुए नग्न अवस्था में देख लिया है और नारी को नग्न अवस्था में सिर्फ दो ही देख सकते हैं, एक तो माँ और दूसरा पति। इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी और अपना पति बनाकर रखूंगी। अपनी रानी परी की इतनी बात सुनते ही 6 परियों ने शोर मचाया और मदन से कहा, हे मनुष्य, भाग क्यों रहा है? यहाँ तालाब पर तेरा कुछ सामान छूट गया है, उसे लेता जा। इतना सुनते ही मदन ने जैसे ही मुड़कर देखा तो मदन वहीं पत्थर का हो गया और परियों ने तालाब से निकलकर अपने वस्त्र पहने। इसके बाद मदन के पास पहुंची और रानी परी ने अपनी विद्या से मदन को पत्थर से जिंदा मक्खी बनाकर अपने बालों के बैना में लगा लिया और परिस्तान को सभी परियां लौट गईं। दोस्तों, कहानी में यहाँ तक कुछ आपको आनंद आया हो तो कहानी को लाइक कर दीजिए। और कहानी अधिक लंबी होने के कारण कहानी को हमें 2 भागों में बांटना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।